सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज की जो क्लास है दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज हम जो बेसिकली करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, लेकिन जो एक मेजर जो कन्फ्यूजन है दोस्तों वो है स्टूडेंट्स के बीच में मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी शेयरिंग, ये क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में आपको इन सब में से किसी में भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिए या फिर मेरे को आप मेल करिए टेक्नो गुरु अमित चैनल पर, तो मैं आपकी क्वेरी को और सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे बेसिकली आपको पहले पता भी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं कि किसी भी हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमें उसका क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में बताया है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करेगा, किसी भी हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर्स हैं जिसको कंप्यूटर के रिसोर्सेज बोलते हैं, उन सबको यूज करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी जो भी आपकी वो कंप्यूटर बनाएगी वो पहले से आपको सब कुछ बनाकर देती है, आपको ये सॉफ्टवेयर खुद तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर्स। अगर हम इसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे होता है हार्डवेयर। आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो कि ये हो गया आपका हार्डवेयर। फिर इसके ऊपर जो लेयर होती है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिकली दिखाई नहीं देती लेकिन आपको समझा रहा हूँ मैं कि हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रहता है किसके ऊपर, हार्डवेयर के जस्ट ऊपर, सेकंड पे। इसके बाद में आता है यूटिलिटीज, जैसे कि आपने डिस्क फ्रेगमेंटेशन वगैरह जो अदर यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही आते हैं वो इसके ऊपर। उसके बाद में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि अपना MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वो इसके ऊपर, और लास्ट में आते हैं अपने एंड यूजर्स, वो यूजर्स जो इसको यूज करते हैं। तो आप चाहो तो इसको इस प्रकार से बना सकते हो कि नंबर 1 पे हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, उसको यूटिलिटीज, एप्लीकेशन प्रोग्राम और लास्ट में एंड यूजर्स। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डेटा जब निकलेगा तो इस प्रकार से निकलेगा, और कोई आगे इंटरेक्ट करेगा तो पहले क्या करेगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा, फिर यूटिलिटीज, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट में हार्डवेयर, इस प्रकार से इंटरेक्ट करेगा। तो अगर पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके बीच में इंटरफेस है, तो इंटरफेस क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एंड यूजर्स जो इसको यूज करते हैं उनके बीच में, और हार्डवेयर के बीच में क्या है, ये एक इंटरफेस है। अब बात करते हैं आगे कि अब थोड़ा सा और पता कर लेते हैं कि इसका बेसिकली काम क्या होता है। तो बेसिक जो काम होता है वो होता है कमांड का, कि जो हम इसे कमांड देते हैं कंप्यूटर को, ये उस कमांड को क्या करती है, ट्रांसलेट। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट द कमांड into a form that the machine can understand and execute। और आपको पता है मशीन कौन सी लैंग्वेज समझती है, 0 1 यानी बाइनरी। तो हम जो भी कमांड देंगे चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो उस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम लास्ट में किस में चेंज करेगा, 0 1 के लिए। इसके लिए इसके पास में खुद के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनके थ्रू इन कोड को क्या करेगा, ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। ये होता है इसका बेसिक काम। फिर भी अगर देखा जाए तो बेसिकली इसके दो ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रखने के। पहला तो आता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कन्वीनियंट और इजी रहे, आप यूजर उसको यूज करने के लिए बहुत इजी रहे, उसको ऐसा कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं हो। जैसे कि देखो डॉस था, आज भी अपने डॉस काम करते हैं जो कि क्या था, एक कमांड लाइन इंटरफेस था, और अब अपने यूज करते हैं विंडो जो कि क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत फर्क है। आप जो विंडो पे काम करोगे तो बहुत सहज महसूस करोगे, आप उस पर आसानी से काम कर सकते हो, आपकी जो एफिशिएंसी है कंप्यूटर की ज़्यादा रहेगी। और डॉस पे आपको एक एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको कमांड अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी, सिंपल सिंटेक्स भी आपके सामने कोई एरर होगी तो आपकी वो सिंटेक्स एरर शो कर देगा। तो इसलिए और कन्वीनियंट बनाने के लिए हमें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है, जिसका सबसे अच्छा यूज कब से हुआ, जब से विंडोज़ का होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में कंप्यूटर के हार्डवेयर को अच्छे एफिशिएंट वे में
यूज करना, जैसे कि कोई हार्डवेयर ऐसा ना हो जो दोस्तों आइडल हो। आइडल का मतलब क्या होता है? खाली बैठना। तो कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से कंट्रोल करता है कि कोई भी हार्डवेयर खाली ना रहे, आइडल ना रहे। ये बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के। इसमें बात देखो, एक बात और लिखी है मैंने कि ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द वर्किंग ऑफ द हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर। ये आपके सामने, यूजर के सामने ये कभी शो नहीं करेगा कि वह हार्डवेयर से किस प्रकार से काम करवा रहा है, ना यूजर को इस चीज़ को जानने की जरूरत है। बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको पता भी है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहला था, उसके बाद में विंडोज 7 जो चल रहे हैं, इसके बाद में बीच में बहुत आए थे, जैसे एक्सपी आया था, विस्टा है साथ में, उसके अलावा अब जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स, मैक ओएस, ये बहुत सारे हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? विंडोज 10 होम चल रहा है आई थिंक। तो वैसे विंडोज 10 होम चल रहा है, तो उसके बाद में इसके लेटेस्ट वर्जन आते रहेंगे। अब आता है जो अपना मेन चीज़, वो है टाइप ऑफ ओएस की कितने प्रकार के ओएस होते हैं। तो ये देखो, आपने अक्सर सुने होंगे बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, नेटवर्क ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूट। बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों इसके अंदर, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर करने की। सबसे पहले बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। दोस्तों गौर से सुनना, जो जो बोल रहा हूँ उसको आप ईयरफोन लगा के आराम से सुनना। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आपके कोई भी चीज़ आपके ऊपर से ना निकले। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है जो सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन से पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था तो उसके अंदर क्या होता था? फॉर एग्जांपल आपके पास में ये सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर आप क्या करते थे? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कंप्यूटर रखे हुए थे। अब जिस भी प्रोग्रामर, पी फॉर प्रोग्रामर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी किसी प्रोग्रामर को अगर अपने जो भी फंक्शंस थे यानी जो भी प्रोग्राम्स थे उसको अगर उसको सीपीयू पे रन करवाना है तो क्या करता था? एक यहाँ पर होता था ओ फॉर ऑपरेटर। तो ये अपने प्रोग्राम किसको देता था? ओ से ऑपरेटर को देता था। ऑपरेटर सारे प्रोग्राम कहाँ लगाता था? सीपीयू के अंदर। फिर सीपीयू से उसको आंसर मिलता था, वो किसको देता था? ऑपरेटर को। और ऑपरेटर किसको देता था? वापस प्रोग्रामर को। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस थी और इसके अंदर बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि किसी प्रोग्रामर को अगर अपना जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट लेने के लिए कई दिनों तक, महीनों तक वेट करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ऐसे कई प्रोग्राम जो एक से होते हैं, मतलब एक जैसे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके उनका क्या बनाया? बैच। अब उसने क्या किया? इस ऑपरेटर को बीच में से हटा दिया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था? सारे बैच को एक साथ में यूज करके सीधा कहाँ डालता था? सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू के अंदर, इसके अंदर बैच में क्या थे? ऐसे प्रोग्राम एक के बाद एक क्या है? रखे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम 1, 2, 3, 4, 5। अब सबसे पहले जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम है वो रन होता था, जब तक पीछे वाले सारे क्या करते थे? वेट करते थे। जैसे ही फर्स्ट पूरा था, सेकंड ऑटोमेटिकली क्या होता था? सीपीयू में रन हो जाया करता था। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि जो ऑपरेटर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, यूज़र इंटरफेस से बिल्कुल ख़त्म हो गया। यूज़र का कोई इंटरफेस नहीं हुआ, कोई इंटरफेयर नहीं हुआ यूज़र का। डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था एक के बाद एक। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई कि जब तक वो पहला प्रोग्राम यूज कर रहा है सीपीयू, बाकी के सारे प्रोग्राम क्या हैं? फ्री बैठे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, वापस से बताता हूँ मैं, ये सीपीयू है, यहाँ पे पड़े हैं अब वो सारा बैच अपना जिसमें अपने प्रोग्राम हैं। तो मैं 1, 2, 3, 4 फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम ये यहाँ पर सीपीयू में रन हो रहा है। अगर यहाँ पे ये रन हो रहा है, अचानक यहाँ पर सीपीयू में इस प्रोग्राम को किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, तो ये कहाँ जाएगा? इनपुट आउटपुट पोर्ट पे जाकर इनपुट आउटपुट डेटा लेगा पंच कार्ड के थ्रू। अगर वहाँ पे उसने इनपुट आउटपुट लिया, जब तक सीपीयू क्या रह जाएगा? आइडल। मतलब उस समय तक सीपीयू के पास में कोई काम नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में ये उस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत बड़ी कमी थी कि आप इस प्रकार से कैसे किसी सीपीयू को आइडल रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा? जब तक वो इनपुट आउटपुट लेके नहीं आएगा, ये उसका वेट करेगा, सारा एक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद इस दूसरे प्रोग्राम का नंबर आएगा। तो ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बड़ी समस्या थी। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था? एक जैसे प्रोग्राम्स को यूज किया जाता था। In this operating system technique, the jobs which had similar requirements were batched together for execution. एक साथ में उनको यूज किया जाता था। These jobs were finally handed over to the system where the operating system of computer transferred them from one job to another. एक के बाद एक दूसरा। लेकिन जब तक नहीं करता था जब तक कि उसका जो पहला जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं होता था, दूसरा प्रोग्राम उसमें स्टार्ट या फिर एग्जीक्यूट नहीं करता था। इस समस्या का सोल्व हुआ बाद में मल्टी प्रोग्रामिंग से। तो नेक्स्ट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग।
अब आपको इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों ये है हमारी मेन मेमोरी, जैसे फॉर एग्जांपल रैम है। अब यहाँ पर आपको पता होगा जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कहाँ पे लोड होता है, वो रैम के अंदर। आप देखा करो जैसे मोबाइल के अंदर कई बार ज़्यादा प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं और मोबाइल की रैम छोटी है तो हमारा मोबाइल हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि उसके रैम के अंदर इतने सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं कि अपनी रैम उसको हैंडल नहीं कर पाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में बैच प्रोसेसिंग जो सिस्टम था उसकी जो कमी थी उसकी दूर किया गया था। देखो यहाँ पर भी क्या है, एक फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर भी क्या है, ए बी सी 3 प्रोग्राम है जैसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में होते हैं। उसमें तो क्या होता था, फॉर एग्जांपल ये सीपीयू है तो पहले ए जाएगा, जब तक ए खत्म नहीं होगा तब तक बी स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्टार्ट हुआ ए, जैसे ही ए स्टार्ट हुआ ए पे सीपीयू ने काम करना स्टार्ट किया और ए है वो कहाँ चला गया, इनपुट आउटपुट के लिए। जैसे ही ए इनपुट आउटपुट के लिए गया तो सीपीयू ने क्या किया, बी को स्टार्ट कर दिया। अब बी को आइडल नहीं बैठा और सी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। जैसे ही बी स्टार्ट कर दिया, अब जैसे ही बी को कोई वर्क होगा तो वापस से किसको स्टार्ट कर देगा, ये ए से स्टार्ट कर देगा। फिर ए को कोई काम हुआ तो इस बार ये सी वेटिंग में है तो ये सी को स्टार्ट कर देगा। मतलब इतने कम समय के अंदर ये आपस में प्रोग्राम्स पे क्या करेगा, जंप करेगा। इससे क्या होगा, सीपीयू कभी भी आइडल नहीं होगा। तो अगर पूछा जाए कि मल्टी प्रोग्रामिंग में बेसिक फीचर्स क्या है, तो फीचर इसका क्या है कि हम रैम के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को रखते हैं और सीपीयू होता है उन सब के बीच में इतने कम समय में स्विच करता है जो हमें महसूस भी नहीं होता। इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखा है, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग रेफर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बाय द सेम सीपीयू। अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे वो, और जबकि बैच प्रोसेसिंग में क्या होते थे, सेम प्रोग्राम हुआ करते थे। इन दिस 2 और मोर प्रोग्राम्स रिसाइड इन मेन मेमोरी एंड आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। एक साथ दोस्तों, रियल में एक साथ कभी भी कोई भी प्रोसेस रन नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि एक प्रोसेसर जिंदगी मतलब कभी भी एक प्रोसेसर एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस को पूरा कर सकता है। ये एकदम सत्य चीज है, ये एकदम क्या कहते हैं, जैसे कंफर्म है कि आप इसमें झुठला नहीं सकते हो कि एक प्रोसेसर एक बार में ज्यादा प्रोसेस कर ले। लेकिन ये कनकरेंटली इसलिए लिखा हुआ है, मतलब एक साथ में, बिकॉज इंस्टेंसली मतलब इतना फास्ट करता है कि हमें महसूस नहीं होता कि वो इसको एक के बाद एक कर रहा है। हमें ये महसूस होता है कि वो इसको क्या कर रहा है, साथ में कर रहा है। मतलब माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड, मतलब ऐसी इतने कम समय में करता है जो हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो प्रोसेसर खुद ही काउंट कर सकता है। तो उस प्रकार से क्या होगा, प्रोसेसर की जो आइडल टाइम है वो हो जाएगा खत्म और ये सारे प्रोग्राम्स हैं एक साथ में इसमें रन होने लग जाएंगे। लेकिन रियल में एक प्रोग्राम जो होगा, यानी एक प्रोसेसर एक बार में एक ही प्रोसेस को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों बैच प्रोसेसिंग के चीज को जो डिसएडवांटेज था उसको पूरा किसने किया, मल्टी प्रोग्रामिंग ने। फिर चलते हैं आगे। उसके बाद धीमे धीमे आया आपका डोस, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मतलब एक बार में एक ही काम होता था। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया, वैसे MS DOS एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे क्या होती है, जैसे आपके सी ऐसे कमांड होती थी, आपने कमांड यूज किया, अब यहाँ पे आपने लिखा DIR डायरेक्टरी देखने के लिए, तो अब आपने एंटर किया तो यहाँ पर एंटर करने से सिर्फ आपको डायरेक्टरी दिखाएगा। उस समय आप किसी को प्रिंट नहीं दे सकते, उस समय किसी फाइल का रीनेम नहीं कर सकते। मतलब एक बार में क्या करेगा, सिर्फ एक ही काम करेगा। तो उस समय जो स्टार्टिंग में जो पर्सनल कंप्यूटर्स आए थे उसके अंदर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था, जो एक बार में सिर्फ एक ही काम करता था। तो सिंगल यूजर भी था लेकिन साथ में सिंगल टास्क, एक ही काम करता था। उसके बाद में आया मल्टीटास्किंग। तो दोस्तों जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग है वैसा ही मल्टीटास्किंग है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में फर्क है, वो आपको बता देता हूँ। मल्टीटास्किंग क्या करता है, ओवर्स अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क और प्रोसेस कंकरेंटली। फॉर दिस द प्रोसेसर टाइम इज डिवाइड अमॉन्ग डिफरेंट टास्क। आप चीज तो वही है सेम, लेकिन इस प्रोसेसर का जो टाइम है वो अलग अलग टास्क के अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंट टास्क के अंदर बट जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। अगर लॉजिकली बात करें तो दोस्तों जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वही बेसिकली मल्टीटास्किंग है। पहले मल्टी प्रोग्रामिंग बोला करते थे और आज के समय में इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। लेकिन इसमें जो छोटा सा डिफरेंट है, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्वर है। अब इस सर्वर पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं वापस से एक बार कि एक सर्वर है, सर्वर पे आप यहाँ पे देखो इस सर्वर से कई लोग आपस में कनेक्टेड हैं। अब फॉर एग्जांपल यूजर ए है, बी है, सी है, डी है, ये कई यूजर है। आपने अक्सर जैसे
आपने जैसे जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर होते हैं, वहाँ पर भी होता है कि आपको एक सर्वर बना दिया जाता है, उस सर्वर के ऊपर आप सभी को अटैच कर दिया जाता है। मतलब आपके पास में क्या होता है, सिर्फ एक कीबोर्ड होता है और एक डिस्प्ले होता है और माउस होता है, आपका खुद का CPU आपके पास में नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि आप सब लोग उस सर्वर को यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगेगा रियल में आपके पास में खुद का एक कंप्यूटर है। वो क्यों होता है कि वो सर्वर है उन सब यूजर्स को एक साथ में क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। वो मैनेज कैसे कर रहा है कि सब यूजर्स को अपना अपना टाइम बांट के दे रहा है। तो एक प्रोसेसर का टाइम आपने एक से ज़्यादा यूजर्स के अंदर बांट दिया, तो उस चीज़ को बोलते हैं टाइम शेयरिंग, और इस चीज़ को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो बेसिकली है ये मल्टी प्रोग्रामिंग ही, लेकिन उसका एडवांस वर्जन है जो आजकल के कंप्यूटर्स में यूज होता है। इसका दूसरा एग्जांपल जो आपको देख सको, फॉर एग्जांपल द यूजर कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। द यूजर कैन स्विच बिटवीन द एप्लीकेशंस एंड ऑल्सो ट्रांसफर डेटा बिटवीन दैम। जैसे विंडोज जितने भी हैं वो सारे किस में आते हैं, टाइम शेयरिंग में और मल्टीटास्किंग के अंदर आते हैं। तो दोस्तों जो मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच प्रोसेसिंग था वो स्टार्टिंग के जो वर्जन थे उसमें यूज हुआ था, और आजकल जो यूज होता है वो कहता है मल्टीटास्किंग। इसका एग्जैक्ट जो एग्जांपल है वो आपको मैं समझा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे अपना जो भी डाउट है वो मुझे आप रिटर्न में दे सकते हैं, आपके मैसेज बॉक्स में मेरे, या फिर मेरे को आप मेल कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह ही है, उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस फर्क इतना है कि आपकी जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, एक प्रोसेसर उसको हर प्रोसेस को अलग अलग अपना टाइम क्या है बांट देगा। अब थोड़ा सा फर्क और देख लेते हैं, जैसे कि इसमें तो क्या था कि आपके अंदर प्रेफरेंस थी, भी पहला प्रोग्राम ए है, फिर प्रोग्राम बी है, प्रोग्राम सी है, लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर कोई प्रेफरेंस नहीं, सबको बराबर बराबर अपना टाइम क्या क्या प्रोसेसर ने बांट दिया। तो सबको ये लगेगा कि हाँ भी हम किसी एक ही जो कंप्यूटर है उससे टॉक कर रहे हैं और वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो वो क्या करता है, एक इल्यूजन बनाता है, भ्रम बनाता है, वो होता है दोस्तों मल्टीटास्किंग। उसके बाद में आता है नेटवर्क। आपको सिंपल सा पता है कि आपके पास में कई कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स को आपने क्या कर दिया, सबके पास में अपना CPU है, सबके पास में अपना टर्मिनल है जिसे बोलते हैं आप एक डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड। इन सब डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड को आपस में आपने किसी भी जो नेटवर्क का टोपोलॉजी है उससे आपने अटैच कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, सारा एक नेटवर्क बन जाएगा। इसके अंदर जो नेटवर्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा उसको क्या बोल देंगे, NOS, इसका शॉर्ट में नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके खुद के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उन प्रोटोकॉल्स के जरिए ये फाइल्स क्या करेंगे, इन कंप्यूटर में आपस में ट्रांसफर करेगा। अब इसके बाद में अगला है वो है मल्टी प्रोसेसिंग। तो देखो प्रोसेसिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बार में एक कंप्यूटर सिर्फ एक ही प्रोसेस कर सकता है। तो उसको अगर ज़्यादा प्रोसेस करना है तो क्या चाहिएगा, उसको ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए। तो इसी चीज़ से ये वर्ड बना है मल्टी प्रोसेसिंग, यानी OS हैव 2 और मोर प्रोसेसर, मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर यूज हो रहे होंगे, वो कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। जैसे कि मोबाइल में देख लो आजकल क्या आता है, ऑक्टा केयर आता है, मतलब 8 प्रोसेसर एक साथ में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब प्रोसेसर की जब संख्या बढ़ जाती है तो कोई भी काम को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इसलिए एक से ज़्यादा प्रोसेसर जहाँ पर भी यूज होते हैं वो क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन पैरेलल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये देखो किस प्रकार से काम करता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल P1 है, ये अपना एक प्रोग्राम है और अपना है प्रोसेसर है, एक तो प्रोसेसर A है, एक प्रोसेसर B है, एक प्रोसेसर C है, 3 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम के 3 टुकड़े कर दिए, पहला टुकड़ा A को दे दिया, दूसरा टुकड़ा B को दे दिया, तीसरा टुकड़ा C को दे दिया। तो एक ही प्रोग्राम के टुकड़े करके इन्होंने फटाफट इसको खत्म कर दिया। तो ये क्या हो गया, मल्टी प्रोसेसर हुआ। और ऐसा प्रोसेसिंग कहाँ पे यूज होती है दोस्तों, बेसिकली आप ऐसी प्रोसेसिंग आजकल मोबाइल्स में भी होती है, और साथ साथ में आजकल सुपर कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, ऐसे हजारों जो प्रोसेसर्स हैं वो एक साथ में कनेक्ट किए जाते हैं, और उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जिसके जरिए इस प्रकार से मल्टी प्रोसेसिंग को वो कंप्लीट करते हैं। फिर आता है दोस्तों रियल टाइम। रियल टाइम जो OS है उसका मतलब हो गया आपको एक टाइम बाउंड दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे दिया कि आप स्कैनिंग करवाते हो, यानी आप किसी मेडिकल जगह पे गए, वहाँ पे आपने कहा मेरा पैट सिटी करवा दो या सिटी स्कैन करवा दो, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर चीज़ एक्शन स्टार्ट करेगा और आपकी बॉडी जहाँ लेटी हुई है आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देगा, वो स्कैन कर देगी मशीन। तो वो मशीन जब तक काम करती रहेगी जब तक उस पर एक स्पेशल इंटरप्ट नहीं किया जाए, मतलब कोई ऐसा प्रीफरेंस इंटरप्ट जो उस मशीन को रोक के नहीं किया जाए, जब तक वो काम करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल उस पूरी स्कैनिंग में आपके 20 मिनट लगते हैं, तो 20 मिनट तक वो मशीन वो सिर्फ एक काम ही करती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसको बोलते हैं रियल टाइम OS।
डिजाइन टू रेस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन ए प्री डिटरमाइंड टाइम, जो पहले से उसका टाइम क्या होगा, फिक्स होगा कि हमें इतने समय में ये काम पूरा हो जाएगा। ऐसे जो टाइम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल टाइम ओएस। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल प्रोसेसेस, प्रोसेसिंग इज डन विद इन ए टाइम कंस्टेंट। इनका यूज भी देख लो आप, इनका यूज होता है बेसिकली मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, जैसे बताया मैंने आपको, रडार सिस्टम, जो हवाई जहाज जो इनको पकड़ता है ना, रडार सिस्टम, उसके अंदर इसका यूज होता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इनके अंदर इसका यूज होता है। तो बेसिकली वहां पर रियल टाइम ओएस को यूज करते हैं। फिर दोस्तों अगला आता है एम्बेडेड ओएस। एम्बेडेड मतलब साथ में जुड़ा हुआ। ये सिंपल सा फंडा है आपका, जैसे वॉशिंग मशीन्स आती है, फ्रीज आते हैं, माइक्रोवेव्स आते हैं, उनके अंदर छोटा सा एक आईसी लगी होती है, उनके अंदर खुद का एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसके डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनके अंदर खुद का एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड ओएस। उसके बाद में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब आपस में बटा हुआ, इन विच होल ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन सिंगल मशीन। फॉर एग्जांपल जैसे नेटवर्क वाला बताया मैंने यहाँ पे बताया नेटवर्क के 4। अब नेटवर्क वाले में तो क्या होता था कि सारे आपस में कनेक्टेड थे, सबके पास में सीपीयू था। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, सबके पास में सीपीयू और सब कुछ है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। पूरे सिस्टम की जो फाइल्स हैं, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ और थोड़ी यहाँ, मतलब सब जगह आपस में बटी हुई है। अब इस कंप्यूटर को, फॉर एग्जाम्पल इस कंप्यूटर का नाम ए है और बाकी का नाम हो गया बी, सी, डी और ई। तो इस कंप्यूटर में जो ए है उसको नहीं पता कि जो वो फाइल एक्सेस कर रहा है वो किस कंप्यूटर पे पड़ी है। उसको ये भी नहीं पता कि जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस कंप्यूटर पर है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इस कंडीशन में आपका काम भी होता रहता है और आपको यह पता नहीं चलता कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल्स है कहाँ पर पड़ी है। तो दोस्तों ऐसा सिस्टम आप सोचोगे कहाँ है, तो ऐसा सिस्टम सबसे अच्छा एग्जांपल दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग समझते हो, जैसे कि आपने क्या किया, क्लाउड वैसे बादल को बोलते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने क्या किया, आपने अपनी कोई फाइलें अपलोड की और अब आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी फाइलों को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है या फिर ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि क्लाउड पे आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी है। उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इट अलाउ प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस टू रन ऑन सेवरल सीपीयूज एट द सेम टाइम। हर सीपीयू पे आपका प्रोग्राम को रन हो सकता है। दूसरी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन सिंगल मशीन। किसी एक सिंगल मशीन पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, हर मशीन पे टुकड़ों में डिवाइड होता है। एंड दीज पार्ट्स आर लोडेड ऑन डिफरेंट मशीन। ठीक है, इस प्रकार से वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये थे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको इसके बारे में समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये जो पीपीटी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप यूज करिए और आपको लगता है कि इसमें भी आपको कुछ चेंज करना है या फिर कुछ ऐड करना है तो इस पीपीटी के अंदर आप इसको ऐड कर सकते रहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में, जैसे पेजिंग क्या होती है, स्पूलिंग क्या होती है और बफरिंग क्या होती है, चीज़ें क्या होती है, सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।